हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान और गाइस यहाँ पे जो है हम कर रहे हैं घटना चक्र की जो सामान्य भूगोल में हम कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा है जो कि है ब्रह्मांड, और उसका आज हम करेंगे पार्ट 3 एंड 4 यानी कि सूर्य और बुध के बारे में करेंगे। चलिए गाइस, पहले देख लेते हैं इंडेक्स, देन आगे की बात करते हैं हम लोग। तो दोस्तों, ये रहा इंडेक्स, आप दोनों तरफ देखते हुए चलिएगा कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं। ठीक है, तो देखिए अभी फिलहाल हम जो है ब्रह्मांड कर रहे हैं, विश्व का भूगोल में ब्रह्मांड कर रहे हैं। पहला और दूसरा पार्ट हम कर चुके हैं, यानी कि सामान्य अवधारणा और सौरमंडल कर चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, सूर्य और बुध की बात करेंगे। बाकी के भी चैप्टर दोस्तों आप दोनों साइड देख सकते हैं कि हमें आगे क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आती है, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा आप चैनल को भी एंड वीडियो को भी अगर आपको पसंद आए तो, एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस अगर कुछ कमी है वीडियो में या कुछ भी सजेशन आपकी तरफ से। तो दोस्तों चलिए ना, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जो चैप्टर है वो है सूर्य। सूर्य को स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए नीचे चले हम लोग। सौरमंडल गाइस हमारा हो चुका है, अभी हम बात करेंगे सूर्य की। तो ये रहा हमारा पार्ट जो कि है सूर्य। तो यहाँ क्या लिखा है, चलिए पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। बिल्कुल सही। तो मतलब कहाँ है सौरमंडल के केंद्र में? सूर्य का वह भाग जो हमें आंखों से दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं प्रकाश मंडल। क्या बोलते हैं हम? फोटोस्फीयर बोलते हैं, जिसे हम आंखों से देख पाते हैं। अब लिखा है नासा के अनुसार सूर्य का आकार पृथ्वी के आकार का कितने गुना है? आपका 109.2 गुना या 100 अप्रॉक्स 109 गुना है आकार। सूर्य की माध्य त्रिज्या, तो गई त्रिज्या इतने किलोमीटर है कुछ। तो ये लिखा है 6,95,508, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब लिखा है सूर्य के कोर में अत्यधिक उच्च ताप। देखिएगा इस क्या होता है, जैसे पृथ्वी का भी कोर होता है जो बिल्कुल सेंटर होता है ना, जब पृथ्वी के आप नीचे अंदर 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 जाते जाएंगे तो पृथ्वी में सबसे अंदर बीच में क्या होता है? कोर होता है, राइट। कोर या हिंदी में बोलते हैं क्रोड। वैसे ही सूर्य के कोर की बात कर रहा है ये। तो सूर्य के कोर में क्या है? अत्यधिक उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर। तो उच्च तापमान के कारण उपस्थित सभी पदार्थ गैस और प्लाज्मा के रूप में होते हैं। मतलब इसने कहा जो कोर है, कोर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। कितना है? लगभग यहाँ लिखा है, अगर इसे क्या लिखा है, ये कुछ लिखा है 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस है, राइट। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है कि जो सूर्य का जैसे सन है, सन के बीच में जो कोर वाला पार्ट है, बिल्कुल अंदर की तरफ आप जाते जाएंगे तो जो बीच में है वो होता है कोर। तो उसका जो टेम्परेचर ये है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से अंदर जितने भी पदार्थ हैं ना, वो या तो गैस अवस्था में है या फिर प्लाज्मा अवस्था में है। फिर उल्लेखनीय है कि प्लाज्मा द्रव्य यानी कि मैटर की ठोस, प्लाज्मा द्रव्य की ठोस, द्रव और गैस के अतिरिक्त चौथी अवस्था है। जैसे कि हम क्या बात करते हैं गाइस, जैसे हमारा जो द्रव्य होता है या हम कहते हैं मैटर। मैटर 3 अवस्था में होता है, जैसे ठोस होता है और तरल हो सकता है यानी कि द्रव हो सकता है, और तीसरी अवस्था होती है गैस, और चौथी अवस्था हमारी अब क्या है? प्लाज्मा। सूर्य की सतह का तापमान नासा के अनुसार कितना है? 5,500 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखिएगा। सूर्य की समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। ठीक है, तो मतलब सूर्य से ऊर्जा किस विधि या किस अभिक्रिया द्वारा निकलती है, तो वो याद रखिएगा, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, नाभिकीय संलयन। ठीक है, तो नाभिकीय संलयन है। तो नाभिकीय अभिक्रियाओं के 2 भाग, देखिए दो होते हैं। नाभिकीय अभिक्रिया 2 तरीके से होती है, एक होता है आपका नाभिकीय विघटन, दूसरा होता है नाभिकीय संलयन। अभी हम बात कर रहे हैं सूर्य के अंदर किसके द्वारा ऊर्जा निकलती है? नाभिकीय संलयन के द्वारा निकलती है। ठीक है, अब देखा जहाँ नाभिकीय विघटन अभिप्राय में एक भारी नाभिक 2 या 2 से अधिक छोटे नाभिकों में टूटता है। देखिए नाभिकीय ये जो है विघटन, उसकी बात करते हैं। सपोज कि नाभिकीय विघटन में क्या होता है, एक बड़ा सा क्या है आपका पदार्थ है या भारी नाभिक है। ठीक है, अब ये क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है, ये 2 छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है। ये होता है नाभिकीय विघटन। विघटन का मतलब अपने आप में ही होता है टूटना। अब नाभिकीय संलयन की भी बात कर लेते हैं। तो इसमें गाइस क्या होता है, 2 छोटे छोटे नाभिक जो है मिलकर क्या बनते हैं? एक बड़ा नाभिक बना लेते हैं। ठीक है, आपस में क्या है? संलयित होकर क्या है? एक भारी नाभिक, बड़ा नहीं भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। तो गाइस अभी तक हमने क्या देखा? नाभिकीय अभिक्रिया में 2 तरीके के नाभिकीय विघटन जिसमें टूटते हैं, नाभिकीय संलयन जिसमें जुड़ते हैं नाभिक छोटे छोटे। अब आगे हम देखें, यहाँ लिखा है तारों से मुक्त होने वाली जो ऊर्जा, ऊष्मा, प्रकाश का कारण नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। मतलब इसने कहा कि जो तारे, देखिए सूर्य भी एक तारा ही है। ठीक है, यहाँ पे इसलिए तारा लिख रखा है। तो सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है या ऊष्मा निकलती है या प्रकाश निकलती है, किसकी वजह से निकलती है? नाभिकीय संलयन की वजह से निकलती है। इसने कहा छोटे छोटे 2 नाभिक है वो मिलके क्या बड़ा नाभिक बना देते हैं, ये होता है नाभिकीय संलयन।
अभिक्रिया में होता है। तारों में जो है इसने कहा कि 1 से लेकर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्या होता है, हाइड्रोजन के परमाणु आपस में संलयित होकर क्या है, हीलियम का निर्माण करते हैं। मतलब इसने ये बोला नाभिकीय संलयन, वो भी हम सन की बात कर रहे हैं, तो क्या होता है यहाँ पे सन में क्या होता है नाभिकीय संलयन में। देखिए इसने कहा कि हाइड्रोजन के, देखिए हमने कहा था 2 छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बना देते हैं, तो इसने 2 हाइड्रोजन लिए और क्या बन गया यहाँ पे, एक हीलियम बन गया। ठीक है, यही चीज़ यहाँ लिखिए, 2 हाइड्रोजन 1 हीलियम प्लस उसके साथ क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। यानी कि नाभिकीय, ये हो गई आपकी नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया, राइट। उसके साथ क्या मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है। नाभिकीय संलयन से तारों से क्या होता है, ऊर्जा, ऊष्मा और प्रकाश निकलता है। तो वही चीज़ हो रही है गाइस, यहाँ पे नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हो रही है और ऊर्जा निकल रही है। तो ये हो गया हीलियम, ये हो गया आपका ड्यूटेरियम। ठीक है, हाइड्रोजन 3 रूप में होते हैं, जिसमें से इसका एक रूप यहाँ लिखा है ड्यूटेरियम। चलिए, तो गैस यहाँ पे लिखा है सूर्य ग्रहण, यानी कि हम बोलते हैं सोलर इक्लिप्स। अब सोलर इक्लिप्स के बारे में आई होप थोड़ा बहुत आप लोगों को पता हो, सूर्य ग्रहण नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो अब इसमें क्या होता है, देखिए गैस, देखिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब होता है, हम 3 चीज़ों का नाम लेते हैं, एक सन, एक होता है सूर्य यानी कि सन, एक होता है मून यानी कि चंद्रमा, और एक होता है अर्थ। ठीक है, जब ये तीनों एक ही रेखा में होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, या तो सूर्य ग्रहण होगा या चंद्र ग्रहण होगा। ठीक है, ये तीनों एक ही सीध में होंगे। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है सूर्य चंद्र, ये जो मैंने लिखा है ये अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है चंद्रमा इधर हो जाए, ठीक है, वो अलग बात है। मतलब मैंने कहा ये तीनों चीज़ क्या है, एक ही रेखा में होंगे, मतलब एक ही लाइन में होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ बात करते हैं सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है। अब मतलब इसने कहा कि सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। मतलब इसने कहा जब ये आपका है चंद्रमा, ठीक है, चलो चंद्रमा ही बना देते हैं पूरा, तो ये हो गया आपका मून। इसने कहा जब अर्थ यानी कि पृथ्वी और सन के बीच में आ जाता है, तो इस टाइम क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है, जब चंद्रमा बीच में होता है। ठीक है, चलिए अब लिखा है यह स्थिति केवल प्रतिपदा यानी कि न्यू मून डे होता है, यानी कि अमावस्या होती है, इस दिन होती है। मतलब हम एक ऐसे देख लेते हैं, तो इसने कहा सूर्य ग्रहण। ठीक है, सूर्य ग्रहण कब होता है, जब आपका चंद्रमा बीच में होता है। फिर से देखते हैं गाइस, सूर्य ग्रहण की बात हो रही है, तो जब चंद्रमा जो होता है यानी कि मून जो है अर्थ और सन के बीच में आ जाता है, एक चीज़। और ये किस दिन होता है, ये होता है न्यू मून डे होता है, जब यहाँ हम कहते हैं अमावस्या। ठीक है, इस दिन होता है प्रतिपदा या न्यू मून डे, या फिर अमावस्या के टाइम पे होता है। अब लिखा है इस स्थिति में पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर होता है वही जो है चंद्रमा की छाया पड़ती है। मतलब ये समझ लीजिए सूर्य है, सन है, ये हो गया आपका मून, ठीक है, और ये हो गया आपका पृथ्वी। अब जैसे कि इस तरह से आती है लाइट, तो ये इसकी जो छाया है ना आपको पृथ्वी पर मिलेगी। ठीक है, कहीं ना कहीं तो मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे पृथ्वी पर इसकी मतलब जब सूरज जो है बीच में आ गया तो क्या है, इसकी जो छाया पड़ने लगेगी आपकी पृथ्वी पर, राइट। तो पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर होता है वही जो है चंद्रमा की छाया पड़ती है वहीं पे। ठीक है, अब लिखा साथ ही पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में जो है पृथ्वी पर पड़ने वाला चंद्रमा की जो छाया का आकार क्या होता है, छोटा होता है। मतलब जो भी चंद्रमा की जो छाया पड़ी है उसका आकार क्या होता है, छोटा होता है। यही कारण है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण पृथ्वी के सभी भागों पर एक साथ दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो गाइस क्या होता है कि आपने सुना होगा अधिकतर कि जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, देखिए सूर्य ग्रहण होता है तो आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि यार इधर होगा, इस देश में होगा या इस एरिया में होगा, इधर दिखेगा, हर जगह नहीं दिखता पृथ्वी पर। ठीक है, तो गाइस हम कहाँ तक पहुँच गए, पूरे सूर्य ग्रहण पृथ्वी के सभी भागों पर एक साथ दिखाई नहीं देता है। यह केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई देता है, कुछ पर्टिकुलर एरिया होता है उसी में दिखाई देता है। ठीक है, अब इसे कहा सूर्य का वह बाहरी भाग जो बिना किसी यंत्र के सामान्य आंखों से केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, उसको हम बोलते हैं कोरोना। मतलब गाइस कुछ इस तरह से, जैसे सूर्य है, ठीक है, ये पूरा सूर्य तो आपको नहीं दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि बीच में हो गया चंद्रमा, बीच में आपको चंद्रमा, लेकिन हाँ इसकी रोशनी की वजह से ना आपको सूर्य का बाहर का कुछ भाग दिखता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हमने क्या बोला, इसको हम बोलते हैं कोरोना। ठीक है, जैसे ये सूरज है, बीच में आ जाता है चांद और फिर आती है पृथ्वी, तो उस चांद की वजह से क्या है, हमें सूरज नहीं दिखता है, लेकिन जो है किनारे का भाग दिखता है। ठीक है, या उसकी रोशनी आप कह सकते हैं, तो वो हो जाता, उसको हम बोलते हैं कोरोना। ठीक है, अब लिखा है हीरक वलय, डायमंड रिंग,
का दृश्य पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जब चंद्रमा सूर्य को पूर्णतः ढक देता है कि कुछ सेकंड पूर्व और कुछ सेकंड बाद दिखाई देता है। मतलब इसने क्या कहा कि जो सूरज है, ठीक है, अब आपको ना यहाँ पे चमकता हुआ वलय यानी कि एक सर्कल दिखेगा। और ये कब दिखता है? जब पूरा का जो चंद्रमा होता है ना वो पूरी तरह से सूरज को ढक दे, ठीक है। अब ये कब होता है? जब सूर्य ग्रहण से कुछ सेकंड पहले होता है, मिलेगा आपको, और सूर्य ग्रहण के कुछ सेकंड बाद मिलेगा। क्यों गाइस? देखिए क्या है, पृथ्वी भी घूम रही है, चंद्रमा भी घूम रहा है, ठीक है, दोनों चीज़ें घूम रही हैं, तो कुछ सेकंड बाद और कुछ सेकंड पहले आपको पूर्ण सूर्य ग्रहण दिख सकता है, हीरक वलय दिखाई देगा, ठीक है। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा तो आपको हीरक वलय दिखेगा। और कब दिखता है? कुछ सेकंड पहले और कुछ सेकंड बाद दिखता है, जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को क्या करता है? ढक लेता है। अब इसमें लिखा है हीरक वलय परिधि रेखा पर दृष्टिगत होता है। क्या होता है हीरक वलय? परिधि रेखा पर दृष्टिगत होता है, परिधि पर दिखाई देता है, ठीक है। अब लिखा है किसी भी परिस्थिति में पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है आपका 7.5 मिनट से अधिक नहीं होता है। मतलब इसने कहा जो पूरी तरह से सूर्य ग्रहण सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा जो है 7.5 मिनट तक होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। अब सूर्य के प्रकाश मंडल से देखिए, जो सूर्य होता है, सूर्य का जो प्रकाश मंडल होता है, जिस प्रकाश मंडल क्या पढ़ा था हमने, जिस सूर्य के जिस भाग को हम अपनी आंखों से देख पाते हैं वो क्या होता है? प्रकाश मंडल होता है। तो उससे जो है सौर तूफान तीव्र गति से निकलता है। क्या निकलता है गाइस? वहाँ से सौर तूफान निकलता है, ठीक है। और जिस कारण सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार कर अंतरिक्ष में चला जाता है, उसे सौर ज्वाला कहते हैं। मतलब इसने कहा जो सूर्य है, सूर्य से क्या निकल रहा है? सौर तूफान निकल रहा है। और वो ही सौर तूफान जब आकर्षक, जो सूर्य की शक्ति होती है ना, आकर्षक शक्ति, ठीक है, मतलब जिससे सब कुछ वो अपनी तरफ आकर्षित करता है, अगर ये जो सौर तूफान है इस आकर्षक शक्ति से बाहर चला जाता है, यानी कहाँ चला जाता है? अंतरिक्ष में चला जाता है, तो हम उसे बोलते हैं सौर ज्वाला, ठीक है। मतलब सौर तूफान जब सूर्य की आकर्षक शक्ति से बाहर अंतरिक्ष में चला जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? सौर ज्वाला बोलते हैं, जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। अब यही चीज़ इसने कहा कि जो सौर ज्वाला है जो सूर्य से बाहर चली गई है, अब ये क्या कर रहा है? पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर रहा है। तो क्या होता है? हवा के जो कण होते हैं, देखिए हवा में कण होते हैं, तो उससे क्या होता है? टकराता है और रंगीन प्रकाश उत्पन्न करता है, ठीक है। तो गाइस जैसे हमने बोलते हैं टूटता हुआ तारा, ये कुछ उसकी बात कर रहा है। तो सूर्य से निकल जाता है, जो सौर तूफान होता है सूर्य से बाहर निकलने के बाद सौर ज्वाला बनता है। जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में आता है तो वो क्या होता है कि हवा के जो कण होते हैं उससे टकरा कर क्या है? रंगीन प्रकाश उत्पन्न करता है, ठीक है, जिसे हम उत्तरी ध्रुव, जो पृथ्वी है, पृथ्वी का ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, तो जिसे हम उत्तरी ध्रुव पर क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंट है गाइस, अरोरा बोरियोलिस बोलते हैं। और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। तो आपको क्या याद रखना है? अरोरा बोरियोलिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस, ठीक है। उत्तरी ध्रुव पे क्या बोलते हैं और दक्षिणी ध्रुव पर क्या बोलते हैं, ये याद रखिए। अब इसने कहा सौर ज्वाला, जो सौर ज्वाला है जहाँ से निकलती है। अब देखिए, अब यहाँ पे जो सौर तूफान यहाँ सपोज इस भाग से निकला और इसके आकर्षण बल से दूर, मतलब आकर्षण क्षेत्र से बाहर जाने के बाद ये क्या बन जाता है? सौर ज्वाला। तो इसने डायरेक्ट ही बोल दिया कि सौर ज्वाला अगर इस एरिया से निकलती है तो क्या होता है गाइस? यहाँ पे ना काला धब्बा बन जाता है। क्या होता है? देखिए सौर ज्वाला जहाँ से निकलती है वहाँ काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं। अब उसे हम क्या बोलते हैं? सौर कलंक बोलते हैं, सन स्पॉट बोलते हैं, ठीक है। मतलब सन है, उससे सौर तूफान निकला, इसका ये आकर्षक क्षेत्र यहाँ तक है, सपोज इससे भी बाहर चला जाता है तो वो बन जाता है सौर ज्वाला। अब अगर ये पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री मारता है तो वायु के जो कण है उससे क्या होता है? ये क्या होता है? ये टकराता है और उसकी वजह से चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पे हम इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अरोरा बोरियोलिस, और दक्षिण ध्रुव पे अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। अब जहाँ से ये सौर ज्वाला मतलब निकली है सूरज में से, तो वहाँ पे एक धब्बा बन जाता है काले रंग का, जिसको हम बोलते हैं सौर कलंक। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहाँ ये क्या होता है? ये सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडा भाग होता है। मतलब यहाँ से जो सौर ज्वाला निकली है उसके बाद जो जिस भाग से निकली है ना, वो भाग क्या होता है? ठंडा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स, मतलब दूसरे भाग से ठंडा होता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसने लिखा चंद्रमा अथवा सूर्य के चारों ओर पक्षाप एवं पक्षाप स्तरीय बादलों के प्रतिबिंब से बने श्वेत दूधिया रंग के छल्ले को प्रभाव मंडल कहते हैं। मतलब इसने कहा कि ये चंद्रमा है या फिर सूर्य, दोनों, इसके चारों ओर क्या होता है? पक्षाप
या प्रक्षाभ स्तरीय बादल होते हैं, जिसके प्रतिबिंब से क्या बनते हैं, यहाँ पे श्वेत दूधिया रंग के क्या छल्ले बनते हैं। ठीक है, दूधिया रंग के छल्ले बनते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं गाइस, इसको हम बोलते हैं प्रभा मंडल। राइट। अब लिखा है पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर, देखिए ये है आपका सूर्य, सन। पृथ्वी कुछ इस तरह से सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। एक मिनट, थोड़ा गड़बड़ है। तो गाइस पृथ्वी कुछ इस तरह से सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। देखो एग्जैक्टली दूरी पर नहीं घूमती है, थोड़ा सा बिल्कुल सर्कल नहीं बनाती है। ठीक है, तो इसने कहा कि सूर्य के निकट दूरी, पृथ्वी जब है सूर्य के निकट दूरी पर 4 जनवरी के निकटतम तिथि को होती है। सपोज कि यहाँ पे पृथ्वी है इस वक्त, तो ये इतनी पास है, देखिए सबसे पास यही आपको दिख रहा होगा कि सूर्य से ये दूरी सबसे पास है। तो ये कौन सा दिन, मतलब कौन सी डेट है, ये है आपकी 4 जनवरी की। तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, उपसौर। हिंदी में क्या बोलते हैं, उपसौर बोलते हैं। मतलब आप कुछ ऐसा समझिए, ये सन है और ये पृथ्वी है, ये आपका सन है और ये पृथ्वी है। ठीक है, तो ये दूरी आपकी कब आ रही है, 4 जनवरी को, और इसको हम बोलते हैं उपसौर या फिर हम बोलते हैं पेरिहीलियन। ठीक है, इंग्लिश में पेरिहीलियन। अब इसके विपरीत अगर हम बात करें, ये देखिए 4 जनवरी को आई है। अब हम विपरीत बात करें तो 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूरी पर होती है, यहाँ पे अर्थ है सपोज। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इस स्थिति को हम बोलते हैं अपसौर। ठीक है, तो गाइस 2 डेट, 4 जनवरी सबसे पास, 4 जुलाई सबसे दूर। पास वाले को उपसौर, दूर वाले को अपसौर। पास वाले को पेरिहीलियन, दूर वाले को अपहीलियन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखा है खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि लंबाई। चलिए गाइस यहाँ पे लगा लेते हैं हम लोग चार्जर, तो 1 मिनट रुकिए। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिखा है खगोलीय इकाई जो है लंबाई मापने की इकाई है। ठीक है, ये इकाई सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी के बराबर होती है। मतलब जो खगोलीय इकाई है ना, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है जो, वो क्या वैल्यू होती है उसकी वैल्यू कुछ ये होती है 149 × 10⁶ किलोमीटर या फिर 149.6 मिलियन किलोमीटर होती है। और ये दूरी कहाँ की है, ये सूरज और पृथ्वी अर्थ के बीच की दूरी है। इसी को हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या फिर हम बोलते हैं खगोलीय इकाई। क्या बोलते हैं गाइस, खगोलीय इकाई या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है। इसमें लिखा अन्य इकाइयों में इसे इस प्रकार समझा जा सकता है, यानी कि अगर आप इसे मीटर में लिखते हैं तो आप लिखेंगे, बस यहाँ पे क्या करेंगे, 3 और ऐड कर देंगे, राइट, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, या फिर आप कह सकते हैं 10⁻³ मीटर। तो यहाँ पे आपने क्या करा, इसी में 3 ऐड कर दिया, तो आपकी ये वैल्यू आ गई यहाँ से ये। ठीक है, 149.598 × 10⁻6 है, यहाँ पे हो जाएगी 149.598 × 10⁻9, 6 + 3 9। अब वही हम मिलीमीटर में यूज़ करते हैं, तो फिर वहाँ पे और 3 ऐड कर दो। ठीक है, ये हो गया 10⁻12, मतलब 10⁻12। चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं यहाँ पे। इसमें लिखा है सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं। ओके, तो हमने क्या पढ़ा था, गैसीय प्लाज्मा अवस्था में। तो देखिए ठोस नहीं, केंद्र में यानी कि कोरोना में, तो अगर हम सूर्य का केंद्र देखें तो वो क्रोड होता है, यानी कि कोर होता है, राइट। क्या होता है, कोर। तो कोर में हमने पढ़ा था गैसीय पदार्थ होते हैं और प्लाज्मा होते हैं। चलिए आइए समझिए, हमारे पास फिलहाल आंसर कुछ नहीं है यहाँ पे। देखिए सूर्य के केंद्र में अत्यधिक उच्च तापमान के तो गैस अत्यधिक उच्च तापमान के कारण, देखिए तापमान कितना है, ये 1 करोड़ 50 लाख डिग्री सेल्सियस तापमान है, जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसकी वजह से जितने भी पदार्थ होते हैं वो गैस अवस्था में और प्लाज्मा अवस्था में मिलते हैं। तो प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा देखिए द्रव जो मैटर होता है ना, द्रव्य, तो द्रव्य 3 प्रकार के हो जाते हैं। 3, ठोस होता है, द्रव यानी कि लिक्विड होता है, और गैस होता है। अब ये चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। तो ऐसा मिलता है आपको, गैस और प्लाज्मा मिलेगा सूर्य के कोर में जब आप जाएंगे तो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो नाभिकीय, हमने 2 अभिक्रियाएं पढ़ी थी, एक नाभिकीय विघटन पढ़ी थी, एक नाभिकीय संलयन पढ़ी थी। ठीक है, एक पढ़ी थी नाभिकीय विघटन, एक पढ़ी थी नाभिकीय संलयन। तो सूर्य की ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, नाभिकीय संलयन से होती है। तो गाइस यहाँ पे देखिए इसमें कुछ भी नया नहीं है, आप चाहें तो इसे खुद पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सब हम क्या है नोट्स में पढ़ चुके हैं।
लिखा है हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है कब देख केवल पूर्णतया पथ चित्र के परिधीय क्षेत्र पर। ओके चलिए समझते हैं कैसे। तो ये भी कुछ नया नहीं है। देखिए हीरक वलय का दृश्य जो है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक देता है, ठीक है। सपोज कि ये सूर्य है, ये चंद्रमा, जब आप यहाँ खड़े होकर देखते हैं ना तो आपको यहाँ से ऐसा दिखेगा कि सूर्य जो है ना चंद्रमा से पूरी तरह से ढक चुका है, ठीक है। तो इसने कहा जब ये ढक देता है कि कुछ सेकंड पहले और कुछ सेकंड बाद परिधि रेखा पर दिखाई देता है। मतलब जो ये है यहाँ पे आपको ऐसे करके हीरक वलय दिखाई देगा सूरज के चारों तरफ। अब लिखा है सूर्य ग्रहण कब होता है, तो गाइस कब होता है, प्रतिपदा के टाइम होता है, यानी कि न्यू मून डे के टाइम होता है। तो गाइस देखिए ये वाली जो व्याख्या थी इसमें भी आपको कुछ नया नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी तक की किसी भी क्वेश्चन की व्याख्या में कुछ नया नहीं। अब सूर्य ग्रहण कब होता है, तो गाइस देखिए इसमें लिखा है सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, अंधेरा हो जाता है गाइस, ठीक है। अब इसलिए हम क्या कहते हैं, सूर्य पर ग्रहण लग गया है। फिर लिखा है इस स्थिति में ये स्थिति कब होती है, प्रतिपदा या फिर अमावस्या, यानी कि न्यू मून डे को ही हम क्या बोलते हैं, अमावस्या के दिन होती है। तो गाइस हमने क्या देखा, इसमें भी कुछ नया नहीं है। अब ये सूर्य ग्रहण कब होता है, तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, तो गाइस यहाँ तो व्याख्या ही नहीं है। अब लिखा है यहाँ पे पूर्ण सूर्य ग्रहण खग्रास, पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिक्षेत्र की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। इसलिए आपको पूरी पृथ्वी पर नहीं, कुछ भू क्षेत्र, कुछ ही क्षेत्र पे आपको पूरा जो है सूर्य ग्रहण दिखेगा। कुछ नया नहीं है गाइस, इसे आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, अभी हम पढ़ के आए हैं पूरा पैराग्राफ में। अब लिखा है सूर्य का प्रभाव मंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है, पक्षाप मेघों के हिम स्फटिकों से। आइए चलिए ये पढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं क्या कहानी लिखी है। देखिए चंद्र, ये भी वही है, इसमें भी कुछ नया नहीं है गाइस, ठीक है। ये भी हम पढ़ चुके हैं नोट्स में। इसमें लिखा चंद्रमा और सूर्य के चारों पक्षाप और पक्षाप स्तरीय बादलों के प्रतिबिंब से बने जो श्वेत दूधिया रंग के क्या होते हैं, छल्ले होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रभा मंडल बोलते हैं। यानी कि जो इसके चारों तरफ आपको क्या देखेंगे, श्वेत दूधिया रंग के छल्ले, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रभा मंडल बोलते हैं। अब इसने कहा है एक खगोलीय एकक यानी कि N1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट औसत दूरी है किसकी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की, राइट। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की, राइट। यानी कि अभी हमने देखा एक खगोलीय एकक या यूनिट बोलिए, एक खगोलीय यूनिट क्या थी आपकी, खगोलीय इकाई क्या थी आपकी, दूरी थी पृथ्वी और सूर्य के बीच की, और वो कितनी थी 1.49.598 इंटू 10⁶ किलोमीटर, या फिर मिलियन किलोमीटर में भी आप बता सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अभी तक की किसी भी व्याख्या में कुछ नया नहीं आया है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी गाइस अप्रॉक्स में इसमें दे दी 150, ठीक है। तो ये अप्रॉक्स ही है, 149.5 कह लीजिए या 150 कह लीजिए, तो अप्रॉक्स 150 इंटू 10⁶ किलोमीटर। अब इसमें सूर्य से पृथ्वी की दूरी, तो गाइस ये हो रहा है क्वेश्चन रिपीट, आप बताइए आंसर। चलिए हम ये बता दें, पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर कब होती है। मतलब इसने कहा जब ये सन है, ठीक है, और ये इस तरह से हमने चित्र बनाते तो ये हो गई निकटतम दूरी, उसे बोलते हैं हम उपसौर, और ये हो गई दूर वाली। तो ये यहाँ पे कब होती है पृथ्वी, 4 जनवरी था उसमें फ़िलहाल, तो इसके निकटतम आंसर 3 जनवरी लिखा है यहाँ पे फ़िलहाल। और दूर कब होती है, 4 जुलाई को होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा है पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर जनवरी के प्रथम सप्ताह में होती है। अब इसे थोड़ा सा नए तरीके से लिख दिया, उसमें 4 जनवरी लिखा था नोट में। तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, उपसौर बोलते हैं या पेरिहीलियन बोलते हैं। इसके विपरीत जुलाई के प्रथम सप्ताह में, तो देखिए जनवरी के प्रथम सप्ताह में सबसे पास, और जुलाई के प्रथम सप्ताह में सर्वाधिक दूर होती है, ठीक है। तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, अपसौर या फिर अपहीलियन बोलते हैं, ठीक है। अब लिखा है उपसौर की स्थिति कब बन रही है यहाँ पे, 4 जनवरी को, या उसके निकटतम आसपास की तिथि देखें तो 2 जनवरी को भी बन सकती है, 3 को भी बन सकती है, 5 को भी बन सकती है। उसी प्रकार 4 जुलाई को बनती है अपसौर वाली, यानी कि सबसे दूर, तो इसके निकटतम तिथि भी हो सकती है कुछ 1 2 3 4 ऐसे मान लीजिए, ठीक है। फिलहाल जो है हमारे सबसे पास या तो 3 जनवरी, 2 जनवरी, 4 जनवरी हो सकती है, पहला हफ्ता जनवरी का,
अब लिखा सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना होता है, तो हमने पढ़ा था 109 गुना बड़ा होता है, राइट। क्या आंसर हो गया, 109 गुना। तो गाइस देखिए सूर्य तो हमारा हो गया कंप्लीट। आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। नासा के अनुसार सूर्य का आकार पृथ्वी से 109.2 गुना बड़ा होता है। सूर्य की माध्य त्रिज्या, जो कि हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, और पृथ्वी की भी त्रिज्या कोई ज़रूरत नहीं। चलिए गाइस यहाँ पे हम बात करेंगे बुध की, यानी कि देखिए यहाँ पे हमारा जो सोलर प्लैनेट होता है, यहाँ पे होता है सन। सन के सबसे पास कौन सा ग्रह होता है, उसको हम बोलते हैं बुध, ठीक है। तो ये हो गया आपका सन। सन के बाद हमने कैसे याद किया था, SUN सन, माइकल जैक्सन यानी कि MJ, और EVM। तो हम सबसे पहले इस ग्रह की बात करेंगे, यानी कि मरकरी, जो कि है बुध, ठीक है। V से वीनस होता है, शुक्र होता है, E से अर्थ होता है यानी कि पृथ्वी, M से क्या होता है गाइस, मार्स होता है यानी कि मंगल, J से जुपिटर होता है यानी कि बृहस्पति होता है, S से सैटर्न होता है यानी कि शनि, U से यूरेनस होता है यानी कि अरुण, I से नेपच्यून यानी कि वरुण, ठीक है। तो ये ट्रिक है बस याद करने की। EVM, माइकल जैक्सन यानी कि MJ, और सन, SUN सन, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए अब हम बात करेंगे सबसे पहला ग्रह। सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा होता है, बुध होता है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है, बुध होता है, ठीक है। पहले 2006 से पहले प्लूटो को भी ग्रह माना जाता था, जो कि अब नहीं माना जाता है, नहीं तो सबसे छोटा ग्रह प्लूटो था। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो इसने कहा बुध यानी कि मरकरी सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, तथा सूर्य के सबसे निकटतम यानी कि सबसे पास क्या है, आपका बुध है। हमने क्या बताया, सन। तो EVM, M की बात कर रहे हैं हम, MJ हटा दो, माइकल जैक्सन और सन ये हटा दो। तो अभी हम सबसे पास वाले ग्रह की बात कर रहे हैं, यानी कि M से मरकरी, मरकरी मतलब बुध। चलिए अब ये जो है लगभग 88 पृथ्वी दिवस यानी कि 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करता है। मतलब इसने कहा कि जो सन है ना, सन जितने भी ग्रह हैं सन के चारों तरफ घूमते हैं। तो इसने कहा जब ये बुध है ना, एक चक्कर लगाने में कितने दिन लगाता है, 88 पृथ्वी दिवस, यानी कि जो हम दिन बोलते हैं ना पृथ्वी पर, वैसा वाला। तो 88 दिन लगाता है। बुध और शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। मतलब जैसे पृथ्वी है ना, अर्थ का एक उपग्रह है जो कि है मून यानी कि चंद्रमा, एक ही है। पृथ्वी का तो एक ही है, मंगल के 2 हैं, ठीक है। तो पृथ्वी का फिलहाल एक है। तो उसी तरह क्या बुध का है, नहीं। शुक्र का है, नहीं। इन दोनों के तो कोई उपग्रह नहीं है, यानी कि कोई सैटेलाइट नहीं है। वायुमंडल के अभाव के कारण बुध पर जीवन, मतलब वायुमंडल भी नहीं है तो जीवन भी संभव नहीं है। बुध ग्रह पर दैनिक तापांतर सबसे अधिक। तापांतर क्या होता है गाइस, देखिए सपोज आप पृथ्वी पर यहाँ पे खड़े हैं, राइट। तो अब आपने दिन के टाइम देखा, आपने कहा भैया दिन के टाइम टेम्परेचर था 40 डिग्री, और फिर आपने कहा रात में भी देख लेते हैं, तो रात में टेम्परेचर हो गया 30 डिग्री। ये आप खड़े हैं कहाँ पे, मान लेते हैं उत्तर प्रदेश में कहीं है, इलाहाबाद है मान लीजिए, प्रयागराज में आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप हैं प्रयागराज। अब वहीं आप कहाँ खड़े हैं, मान लेते हैं राजस्थान में कहीं हैं, ठीक है। जैसलमेर मान लीजिए राजस्थान में, ठीक है, हम राजस्थान लिख देते हैं। तो इसने कहा दिन के टाइम जो टेम्परेचर था वो हो गया 44, ठीक है, और रात के टाइम टेम्परेचर हो गया 20। अब देखिए तापांतर क्या है, दिन के टाइम का टेम्परेचर ले लिया, रात के टाइम का, और दोनों का अंतर ले लिया 10 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे हमने देखा तो 24 डिग्री हो गया। तो ये क्या है, तापांतर है। यहाँ पे 24 डिग्री तापांतर आ रहा है, यहाँ पे 10 डिग्री। तो सर्वाधिक कौन सा हो गया, ये राजस्थान जैसलमेर वाला हो गया। ये देखिए ये एग्जाम्पल था, मुझे ना दिन का टेम्परेचर वहाँ का पता है, ना रात का टेम्परेचर कहाँ का, कहीं का नहीं पता, ठीक है। आप पता कर सकते हैं फिलहाल। तो इसने कहा कि बुध ग्रह का जो दैनिक तापांतर है, यानी कि दिन और रात में जो अंतर है, सारे ग्रहों का अगर देखा जाए तो बुध ग्रह का क्या है, सबसे अधिक है। कितना आता है, कम से कम 610 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, इतना तापांतर है। अब लिखा है बुध, मतलब रात और दिन में जो तापमान है उसमें अंतर इतना हो जाता है। हमारे यहाँ तो रात और दिन में, फ़िलहाल मैं बरेली में बैठी हूँ, तो हमारे यहाँ रात और दिन में ज़्यादा से ज़्यादा अंतर कितना आ जाता होगा, 2 से 3 डिग्री का आता होगा। यहाँ पे 610 डिग्री का आ रहा है, ठीक है। अब इसमें बुध ग्रह पर औसत तापमान जो है कितना, 167 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। अब इसमें बुध के सबसे पास से गुजरने वाला जो कृत्रिम उपग्रह है, मतलब इसने कहा बुध के पास से कृत्रिम उपग्रह, मतलब वो सैटेलाइट्स जो हम लॉन्च करते हैं, मतलब नासा या इसरो ऐसे लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो बुध के सबसे पास से गुजरने वाला कौन सा, मैरिनर 10 था, ठीक है, जिसके द्वारा भेजे गए चित्रों से पता चलता है कि इसकी सतह पर कई पर्वत हैं और मैदान हैं। मतलब जो ये सैटेलाइट है ना, ये मैरिनर 10,
तो इसने फ़ोटोज़ ली होंगी और भेजी होंगी, तो इससे पता चलता है कि बुध की सतह पे पर्वत दिख रहे हैं, मैदान दिख रहे हैं, ठीक है, फोटो में ऐसा दिखा। बुध और सूर्य के मध्य की दूरी भी इसने लिख रखी है, कितनी है, 557.9 मिलियन किलोमीटर। और बुध और सूर्य के बीच में, और पृथ्वी और सूर्य के बीच की गाइस कितनी है, ये हमने अभी थोड़ी देर ही पहले पढ़ा था, बताइएगा कितनी है, ठीक है। फिलहाल बुध और सूर्य के बीच की दूरी है ये। अब लिखा है सौरमंडल के सभी 8 ग्रह। सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं, देखिए SUN सन, MJ यानी कि माइकल जैक्सन, EVM कितने हो गए गाइस, 4 और 4 8, कितने हो गए, 8 ग्रह। तो 8 ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, मतलब इसने कहा सारे के सारे ग्रह जो है सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इनकी अवधि लिखी है, अवधि मतलब कितने टाइम में कौन सा ग्रह चक्कर लगाता है। जैसे कि नॉर्मली पृथ्वी 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है, वैसे ही बुध 88 डेज में लगाता है, शुक्र 224 डेज में लगाता है, मंगल 687 डेज में लगाता है, बृहस्पति 11 सालों में लगाती है, कितने, 11 साल लेती है, ठीक है। वहीं शनि जो है आपका 29 ईयर्स लेता है, अरुण 84 ईयर्स लेता है, और ये आपका वरुण है 164 ईयर्स। तो सबसे ज़्यादा टाइम कौन लगाता है, 164 साल लगाता है वरुण सूर्य का एक चक्कर लगाने में, ठीक है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। इसने कहा परावर्तित प्रकाश से देखने पर किसी पिंड का एल्बिडो उसकी चमक अथवा चाक्षुष निर्धारित करता है। गैस ये देखिए एल्बिडो क्या होता है, तो गैस एल्बिडो क्या होता है, एल्बिडो हर जगह होता है, पृथ्वी पर भी होता है, ठीक है। ये उसकी चमक निर्धारित करता है, किसी ग्रह की चमक, ठीक है, उसकी चमक निर्धारित करता है कौन सा प्रकाश। सपोज ये है बुध, ये हो गया सन यानी कि सूर्य, ठीक है। सूर्य से किरण निकली, इससे टकराई और वापस आ गई, ठीक है, ये कुछ ऐसा। तो ये हो गई परावर्तित प्रकाश, जो वापस आ जाती है उसको परावर्तित प्रकाश बोलते हैं, परावर्तन के बाद आ जाती है परावर्तित प्रकाश से देखने पर। तो इससे हम क्या बताते हैं, और इस घटना को ना कि कितना प्रकाश जा रहा है, तो इससे किसी पिंड का एल्बिडो, ये एल्बिडो हो गया, ठीक है। एल्बिडो उसकी जो चमक यानी कि ब्राइटनेस निर्धारित करता है, यानी कि गाइस कितना प्रकाश वापस लौट के गया, तो उसकी ब्राइटनेस उससे पता चलती है। जैसे कि अगर आप देखें ना, तो गाइस क्या होता है, बर्फ़ से ना अधिकतर, अगर मिट्टी पे से प्रकाश लौट के जा रहा है, बर्फ़ से प्रकाश लौट के जा रहा है, तो बर्फ़ से जो है ज़्यादा आपको चमकीला बर्फ़ दिखता है, ठीक है। जब प्रकाश लौट के जाता है ना, तो आपको चमकीला दिखता है प्रकाश, क्योंकि उससे ज़्यादा एल्बिडो उसकी ज़्यादा होती है, क्या होती है, उसकी ज़्यादा होती है। अब लिखा है कि बुध बहुत अधिक मात्रा में सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है, किंतु इसका जो एल्बिडो है पृथ्वी की तुलना में कम होने के कारण इसमें जो है चमक कम होती है। अब देखिए क्या बोला इसने कहा यहाँ पे है सन, फिर यहाँ पे है मरकरी यानी कि बुध, वीनस, एंड यहाँ पे अर्थ यानी कि पृथ्वी, ठीक है। EVM ही तो बोलते हैं हम ऐसे, EVM शॉर्ट में। तो इसने कहा कि बुध भैया सूर्य के सबसे पास है, बिल्कुल है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है, ठीक है। लेकिन अगर चमक की बात हुई ना, तो इसका जो एल्बिडो है ना, एल्बिडो पृथ्वी की तुलना में कम है, ठीक है। यानी कि पृथ्वी की तुलना में इसका एल्बिडो कम है, यही प्रकाश पृथ्वी तक भी जा रहा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वापस आ रहा है, इसमें थोड़ा कम आ रहा है, ठीक है, वापस। तो एल्बिडो जो है पृथ्वी की तुलना में इसका कम है, इस वजह से चमक भी इसकी कम हो गई। बुध की चमक पृथ्वी से कम है, एल्बिडो कम है, इसलिए एल्बिडो कम मतलब प्रकाश कम वापस जा रहा है, परावर्तित प्रकाश कम है, ठीक है। और पृथ्वी का एल्बिडो कितना है, 0.3 है, बुध का कितना है, 0.1 है, ठीक है। बुध ग्रह का क्यों, बस कारण ये हो सकता है गाइस, जो प्रकाश लौट के कम जा रहा है, ठीक है, कारण कुछ भी हो सकता है, फिलहाल कम प्रकाश लौट के जा रहा है, इसलिए इसने कहा है कि बुध का एल्बिडो कम है पृथ्वी से। अब इसने कहा बुध ग्रह का व्यास लगभग कितना है, 4879 किलोमीटर है, कोई जरूरत नहीं याद करने की। बुध के वायुमंडल में अधिकांशता, अब इसने कहा वायुमंडल जो होता है, जैसे पृथ्वी के वायुमंडल में क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब है, ठीक है, हाइड्रोजन है और जो भी है, तो वैसे ही बुध का अपना वायुमंडल है, वायुमंडल है, ठीक है। वायुमंडल में क्या है, अधिकांशता क्या है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, पोटेशियम है, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये हो गई यहाँ पे थ्योरी। अब चलिए इसका भी क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस ये क्वेश्चन है, देखिए IAS का क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है, देखने में लग रहा है। इसमें लिखा है बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, जैसे कि आकृति में दिखाया गया है। ये सूर्य है और ये जो है बुध ग्रह यहाँ इस तरह से चक्कर लगा रहा है,
पोजीशन बस दे रखी है कि कभी बुध यहाँ पे था, कभी यहाँ पे था, कभी यहाँ पे था, कभी यहाँ पे था, ये ठीक है। अब लिखा है जिस बिंदु पर बुध की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी वह कौन सा बिंदु होगा, ठीक है। मतलब इसने कहा बुध की गतिज ऊर्जा इन 3 बिंदु में से सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, गतिज ऊर्जा, ठीक है। आइए देखिए, इसने कहा कोई ग्रह सूर्य से जितना निकट आता है उसका वेग और उसकी गति उतनी ही बढ़ती जाती है, ठीक है। मतलब इसने कहा जब सूर्य के पास आता है ना तो उसका वेग भी बढ़ता है, उसकी गति भी बढ़ती है, जब भी कोई ग्रह सूर्य के पास आता है तो। अतः ए बिंदु पर बुध की जो गतिज ऊर्जा है वो होगी अधिकतम, ठीक है। तो सबसे पास में कौन सा बिंदु है, ए, सूर्य के सबसे पास में ए है, तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। वही ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है जो सबसे पास होगा, तो वो ग्रह है हमारा बुध ग्रह। और कितने दिन में लगाता है एक चक्कर, 88 डेज में लगाता है, 80 88 जो भी, 88 डेज में लगाता है। अब लिखा है निम्नलिखित ग्रह युग्मों में से कौन बिना उपग्रह के है। तो गाइस हमने पढ़ा था एक बुध में भी उपग्रह यानी कि सैटेलाइट नहीं है। सैटेलाइट वही होती है जो पृथ्वी पर, जैसे चंद्रमा, पृथ्वी की चंद्रमा एक सैटेलाइट है यानी कि उपग्रह। तो बुध का कोई उपग्रह नहीं है और शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र ये हो गया हमारा आंसर। पृथ्वी के बीच में अब लिखा है सूर्य और पृथ्वी के बीच में होने के कारण इन्हें अंतर्ग्रह यानी कि इंटीरियर प्लैनेट भी कहते हैं। अंतर्ग्रह, क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच में, इसलिए हम इसको इंटीरियर प्लैनेट्स भी कहते हैं। अब लिखा है किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश से देखने पर उसकी चाक्षुच्युति निर्धारित करता है। तो गाइस इसका क्या अभी हमने पढ़ा था, तो उसकी ब्राइटनेस उसकी चमक को निर्धारित करता है, ठीक है। तो गाइस बिल्कुल सही बात है, किसी पिंड का एल्बिडो जो है यानी कि परावर्तित प्रकाश को देखने पर हमें उसकी क्या है, जो भी है ये जो लिखा है ना गाइस, इसका मतलब होता है ब्राइटनेस यानी कि चमक को निर्धारित करता है, बिल्कुल करता है। इसने कहा बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक है, गलत, कम है। अभी हमने पढ़ा था कम है। पृथ्वी का एल्बिडो कितना हमने पढ़ा था 0.3 और बुध का हमने पढ़ा था 0.1। तो कम किसका है, बुध का, और यहाँ लिखा है अधिक, तो ये हो गया गलत। तो गाइस इसे आप पढ़िएगा, इसमें देखिएगा क्या नया है। फिलहाल इसमें कुछ भी नया नहीं है इस व्याख्या में। तो गाइस यहाँ पे देखिए बुध भी कंप्लीट हो गया। तो गाइस एकदम अब क्या करते हैं ना, इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि गाइस आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, और शेयर करिएगा अगर आपको सच में अच्छा लगा हो, और कोई भी और बात हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी है kirat@gmail.com। आप इस पर मेल कर सकते हैं गाइस। चलिए फिर यहाँ पे वीडियो को करते हैं एंड। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नहीं नेक्स्ट पार्ट के साथ, जो कि है शुक्र। चलिए गाइस बंद करते हैं वीडियो को फिर।